अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। मेंडल ने दो लॉज दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ मेंडल के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफ़ाइन करते हैं। सो मेंडल ने 1860s में अबाउट 28,000 प्लांट्स को कल्टीवेट किए और उन प्लांट्स के अंदर मोस्टली प्लांट्स जो थे वो पी प्लांट्स थे। मेंडल ने और भी बहुत सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, बट मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चुना? क्योंकि पी प्लांट्स के अंदर कल्टीवेशन बहुत इजीली हो रही थी, यानी कि ग्रोथ उनकी बहुत तेज़ी से हो रही थी, जिसके नतीजे में उनको बहुत जल्दी से रिजल्ट्स मिल रहे थे इनके। सो इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट्स को ही अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया। पाइसम सेटाइवम जो है वो बॉटेनिकल नेम है पी प्लांट्स का, जिसे हम उर्दू में मटर कहते हैं। सो इजी टू कल्टीवेट थे ये प्लांट्स, और ये प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि इस प्लांट के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट थे। सपोज़ करें कि ये फ्लावर है पाइसम सेटाइवम का और इसके अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम कार्पल कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम स्टेमन कहते हैं। सो स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन्स शिफ्ट होते हैं कार्पल के स्टिग्मा वाले पोर्शन में, और कार्पल के स्टिग्मा वाले पोर्शन से पोलन ग्रेन्स स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर जाते हैं। देन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये जो फर्टिलाइजेशन होती है इसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो नेचुरली प्रोसेस के ज़रिए से इस प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही थी, क्योंकि ये प्लांट्स जो थे वो हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि मोनोशियस थे। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हुई जो कि आर्टिफिशियली मेंडल ने परफॉर्म किया, जिसे हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मेंडल को जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सब के सब फर्टाइल थे। ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेंडल के लिए। फर्स्ट स्टेप में मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ को डिस्कवर किया, यानी कि मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई पी प्लांट्स के अंदर, और मेंडल को 7 कैरेक्टर्स मिले, और हर एक कैरेक्टर में 2-2 वैरायटीज़ मिली। यानी कि सीड शेप है कैरेक्टर, तो सीड शेप कैरेक्टर में उसे 2 वैरायटीज़ मिली, यानी कि राउंड सीड शेप की एक वैरायटी मिली और एक वैरायटी जो है वो रिंकल्ड सीड शेप की मिली। और अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो हाइट के कैरेक्टर में उसे 2 वैरायटीज़ मिली, एक टॉल वैरायटी मिली और एक शॉर्ट वैरायटी मिली। फ्लावर का कलर है जैसे पर्पल और वाइट, तो फ्लावर के कलर के अंदर उसे 2 वैरायटीज़ मिली, एक पर्पल और एक वाइट वैरायटी मिली। तो इस तरह से हर एक 7 कैरेक्टर में मेंडल को 2 वैरायटीज़ मिली, जो कि आपकी बुक में 7 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। सो 7 कैरेक्टर में हर एक कैरेक्टर के 2 वैरायटीज़ थे, तो टोटल 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स मेंडल को मिली। यानी कि जो पेरेंट्स थे, मेंडल ने उन पेरेंट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में सब के सब ऑफस्प्रिंग जो थे वो पेरेंट्स जैसे ही थे। अगर राउंड सीड शेप के पेरेंट्स थे तो उनके ऑफस्प्रिंग भी राउंड ही थे, और अगर रिंकल्ड सीड शेप के पेरेंट्स थे तो उनके ऑफस्प्रिंग भी सब के सब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में रिंकल्ड ही प्रोड्यूस हुए। इस तरह से टॉलनेस है, शॉर्टनेस है। सो 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने बारी बारी जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। फिर सेकंड स्टेप में मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद सोचा कि क्यों ना इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जाए। तो सेकंड स्टेप में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाया, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 प्लांट्स होते हैं, और एक प्लांट के अंदर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पोलन ग्रेन्स को शिफ्ट कर दिया जाता है उस प्लांट के अंदर जहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स में से हर एक वैरायटीज़ की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई। तो सपोज़ करें कि यहाँ पर एक कैरेक्टर सीड शेप का है, जिसके अंदर 2 वैरायटीज़ हैं, एक राउंड सीड शेप है और एक रिंकल्ड सीड शेप है। तो मेंडल ने जो है वो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई 7 कैरेक्टर्स के अंदर, और जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट भी कह सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सीड शेप जो है वो एक करेक्टर है जिसे हम सिंगल ट्रेट कह रहे हैं। ट्रेट कहते हैं हम करेक्टर को। तो यहाँ पर सीड शेप जो है वो एक सिंगल करेक्टर है, जिसके अंदर 2 वैरायटीज़ हैं, एक राउंड सीड शेप है और एक रिंकल्ड सीड शेप है। राउंड सीड शेप जिसे हम होमोजाइगस कंडीशन कह रहे हैं, 2 यहाँ पर अलील्स शो हो रहे हैं और 2 अलील्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। 2 कैपिटल लेटर के अलील्स हैं जिसे डोमिनेंट का नाम दिया मेंडल ने, और 2 स्मॉल लेटर के
एलील्स शो हो रहे हैं, जिसे मेंडल ने रेसेसिव करैक्टर का नाम दिया। मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई होमोजाइगस राउंड सीड शेप को होमोजाइगस रिंकल सीड शेप के साथ, जिसे हम P1 जनरेशन कहते हैं, यानी कि ये पेरेंट्स हैं, P से पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, और गैमेट्स जो हैं वो हमेशा एक फ़ीमेल की तरफ से होते हैं और एक मेल की तरफ से होते हैं। तो इनके जब गैमेट्स बनते हैं तो इस तरह से हम गैमेट्स को सर्कल कर देते हैं। गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो मेंडल ने क्या देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो सब के सब राउंड सीड शेप के प्रोड्यूस हुए हैं, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, यानी कि फीलियल जनरेशन। अगर हम पनेट स्क्वायर से देखें तो यहाँ पर फीमेल के गैमेट्स रखेंगे और यहाँ पर मेल गैमेट्स रख सकते हैं, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें RR मिलेगा। हम कैपिटल R को पहले लिखेंगे क्योंकि कैपिटल R जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैपिटल R को फिर R के साथ क्रॉस कराएंगे तो फिर हमें ये वैरायटी मिलेगी। फिर कैपिटल R को R के साथ क्रॉस कराएंगे तो सेम वैरायटी मिलेगी। तो इस तरह से जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वो सब के सब हेट्रोजाइगस राउंड सीड शेप के आए। मेंडल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो कहाँ चला गया। तो मेंडल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने सोचा कि क्यों ना इन के अंदर जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाए। मेंडल ने F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, और F1 जनरेशन जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में पेरेंट्स बने। हेट्रोजाइगस राउंड सीड शेप को हेट्रोजाइगस राउंड सीड शेप के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। यहाँ पर आप सेक्सेस को जो है वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेल भी रख सकते हैं, यहाँ पर फीमेल गैमेट्स को भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो अगर इनका पनेट स्क्वायर में अगर हम देखें, इनका क्रॉस करवाएं तो जो ये गैमेट्स हैं, अगर हम फीमेल गैमेट्स को यहाँ पर रखते हैं और मेल गैमेट्स को यहाँ पर रख देते हैं तो R और R को क्रॉस कराएंगे तो हमें दो कैपिटल R मिलेंगे। कैपिटल R को स्मॉल r के साथ करेंगे तो एक कैपिटल R मिलेगा और एक स्मॉल r। स्मॉल r को अगर हम कैपिटल R के साथ करेंगे तो पहले कैपिटल R को रखेंगे क्योंकि कैपिटल R जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर स्मॉल r को रखेंगे और स्मॉल r को स्मॉल r के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें दोनों ही स्मॉल r कैरेक्टर मिलेगा। तो इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मेंडल ने F2 जनरेशन में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे। मेंडल बहुत सरप्राइज़ हुआ। मेंडल ने क्या देखा कि 3 राउंड सीड शेप की वैरायटी उसे मिली और 1 रिंकल्ड सीड शेप की वैरायटी मिली। तो मेंडल बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि जो रेसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुप गया था वो ही रेसेसिव कैरेक्टर F2 जनरेशन में उसे मिला, रिंकल्ड सीड शेप। यानी कि 100 में से उसे 25 रिंकल्ड सीड शेप के प्लांट्स मिले और 75 जो है वो उसे राउंड सीड शेप के प्लांट्स मिले। तो इस तरह से अगर हम फिनोटाइप देखें, यानी कि फ़िज़िकल कैरेक्टर को अगर हम देखें तो हमें 3 राउंड सीड शेप के प्लांट्स मिले, जिसे हम 3:1 से शो करें, और 1 जो है वो रिंकल्ड सीड शेप के मिले। यानी कि फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 है यहाँ पर। और जीनोटिपिक रेशो अगर हम देखें तो 1 जो है वो हमें होमोजाइगस राउंड सीड शेप मिला है, 2 जो हैं वो हमें हेट्रोजाइगस राउंड सीड शेप मिला है, और जबकि 1 जो है वो हमें होमोजाइगस रेसेसिव रिंकल्ड सीड शेप प्लांट मिला है। तो इस तरह से फिज़िकली अगर हम देखें तो 3:1 मिला है, यानी कि 75% जो है वो हमें राउंड सीड शेप मिले हैं और 25% जो है वो हमें रिंकल्ड सीड शेप प्लांट मिले हैं। जबकि जीनोटिपिकली अगर हम देखें अलील्स को, तो अलील्स की वजह से जो है वो हमें 1:2:1 रिजल्ट मिले हैं। इस तरह से मेंडल ने 7 के 7 कैरेक्टर में सेम प्रोसीजर किया और हर एक कैरेक्टर के अंदर मेंडल को सेम रिजल्ट्स मिले, फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी। इसी की बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जिसके अंदर मेंडल ने कहा कि द 2 कोएग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट। हमेशा इंडिविजुअल्स के अंदर जो कोएग्जिस्टिंग अलील्स हैं वो हमेशा सेपरेट होंगे, वो सेग्रीगेट होंगे। जब गैमेट्स बनेंगे, मेयोसिस के नतीजे में जब गैमेट्स बनेंगे तो अलील्स जो हैं वो गैमेट्स के अंदर सेपरेट होंगे, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया, सेग्रीगेट होंगे अलील्स। तो ये जो अलील्स हैं वो हमेशा सेग्रीगेट होंगे, गैमेट्स बनेंगे, और जिसके नतीजे में ये गैमेट्स जो हैं वो रैंडमली
जब एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगे तो वैराइटीज़ प्रोड्यूस करेंगे F2 जनरेशन में। इस लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये लॉ जो है वो टोटली प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पर बेस करती है, क्योंकि जो गैमेट्स होंगे उसके अंदर जो अलील्स होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे और रैंडमली जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर वैराइटीज़ बनाएंगे, डिफरेंट वैराइटीज़ बनाएंगे। सो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।